हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। कक्षा 10 के लिए मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं और पिछले साल 2021 में हुए पेपर्स का सॉल्यूशन लेकर आए हैं और केवल 2 ही सेट हुए थे। दूसरा सेट यहाँ पे 822 HL जो है, इसके हम पिछले 2 वीडियोस में टोटल 4 क्वेश्चंस को हल कर चुके हैं। चौथा क्वेश्चन पूरा ख़त्म हो चुका था। आज हम इस वीडियो में 5वें प्रश्न के साथ शुरुआत करेंगे। तो चलिए देखें क्या है प्रश्न में, कैसे करना होगा हमें। इसे कहा गया है कि वज्रगुणन विधि द्वारा इसे हल कीजिए। तो जो क्वेश्चन में है उसे हम समीकरणों को उतार लेते हैं। 2x + y = 5 है और 3x - 2y = 4 है। अगर हम हल शुरू करें तो भाई बात यह है, देखिए प्रश्न को आपको पूरी तरीके से इनके हिंदी जो कुछ भी लिखा है वो पूरा उतारेंगे। हमने केवल इसको उतारा है तो पूरा उतार लेंगे, उसके बाद हल शुरू करेंगे। और यहाँ पे देखेंगे 2x + y = 5 लिखेंगे। ये 5 बराबर के उस पार है, इस पार लाना ज़रूरी है, तो उसे इधर लाके माइनस में बराबर 0 लिख देंगे। फिर कहेंगे इसको समीकरण नंबर 1 कह देंगे और यहाँ पे समीकरण 1 की तुलना आपको करनी है a1x + b1y + c1 = 0 से करने पर ऐसा लिखेंगे। ओके, और फिर इसको हटा देते हैं और इसको आगे बढ़ा लेते हैं। करने पर हम a1 का मान लिखेंगे जो कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 2। b1 का मान लिखेंगे जो y के साथ है, कुछ गिनती नहीं है तो वहाँ पे 1 होगा। और c1 का मान लिखेंगे जो कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है और वो -5 ही लिखा जाएगा। फिर समीकरण 2 वाला जो बनाना है उसको उतार लेंगे जो कि है अपना 3x - 2y = 4। और हम ये करेंगे कि 4 को इधर भेज देंगे तो 3x - 2y - 4 = 0 प्राप्त हो जाएगा। इसे हम समीकरण नंबर 2 कहेंगे और कहेंगे समीकरण 2 की तुलना a2x + b2y + c2 = 0 से करने पर, और हमें प्राप्त हो जाएगा a2 = 3, b2 = -2, c2 = -4। इतना सब कुछ प्राप्त हो जाने के बाद वज्रगुणन विधि, यहाँ पे वज्रगुणन विधि के लिए सूत्र, जो हमारे पास सूत्र हमें होता है वो पहले लिखेंगे। सूत्र क्या होता है? वो होता है, देखिए भाई x बटे लिखना होता है और वो क्या होता है b1 c2 - b2 c1 बराबर y बटे लिखना होता है, वो होता है a2 c1 - a1 c2 बराबर 1 बटे लिखना होता है और वो होता है a1 b2 - a2 b1। अगर इस सूत्र को नहीं याद कर पाते हैं तो आप हमारा तरीका याद कर सकते हैं। a1 यहाँ से क्यों लिख रहे हैं, देखिए x के यहाँ वाला दोनों सूत्र देख रहे हैं या फिर दोनों को साथ में लिख कर ही देखा जाए। देख लेते हैं एक बार। a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। ये समीकरण होता है। x के बटे में b1 c2 - b2 c1 ऐसा लिखा जाता है। फिर y के बटे में क्या लिखा जाता है, इधर से देखिए ये b वाला पार्ट, जो b वाला पार्ट है वो छोड़ करके इसको देखिए पहले ये वाला नीचे से ऊपर वाला a2 c1 - a1 c2 लिखा जाता है।
फिर यहाँ पे 1 के बटे में क्या लिखा जाएगा, A1 B2 माइनस A2 B1। यानी कि देखिए किताब में याद करने का तरीका अलग दिया है, ये हमने अपने से समझ लिया कि x के बटे में लिखना है तो भैया पहले तो ऊपर से नीचे वाला पहले आएगा, फिर ये वाला बाद में लिखा जाएगा। फिर y के बटे वाला जब लिखना है तो अल्टरनेट करेंगे भैया, पहले नीचे से ऊपर वाला पहले लिखा जाएगा, ये वाला जो गुणा होगा वो बाद में लिखा जाएगा। फिर c के बटे में ऊपर से नीचे वाला पहले आएगा, फिर नीचे से ऊपर वाला बाद में जाएगा। तो इस प्रकार से हमने इसको याद करने की कोशिश की थी और इसी प्रकार से हमने याद किया और इसी तरीके से हम काम चलाते रहते हैं, काम होता रहता है। अब चीज़ों को रखना शुरू करते हैं। x बटे तो b1 है 1, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, गुणते c2 जो है वो है -4, ये लिख लिया। यहाँ पे माइनस b2 है -2 और गुणते c1 है -5, तो -5 लिख दिया बराबर y बटे A2 C1 यानी 3 गुणते -5, 3 गुणते -5 माइनस A1 C2 यानी कि 2 गुणते -4, 2 गुणते -4 बराबर 1 बटे A1 B2 यानी 2 गुणते -2 माइनस और A2 B1 3 गुणते 1, तो 3 गुणते 1। चीज़ों को बहुत अच्छे से रख दिया हमने। तो आगे बात को बढ़ाते हैं। x बटे 4 का नाम यहाँ पे -4 हो रहा है और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन एक ये माइनस है तो माइनस ही रहेगा, 5 दूनी ये 10 करेंगे बराबर y बटे 5 यहाँ 15 हो रहा है -15 और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8 बराबर यहाँ पे 2 दूनी 4 -4, 3 का नाम 3 -3 ऐसा प्राप्त हो जाएगा। x बटे -4 -10 मिलकर के -14 बन रहे हैं और y बटे यहाँ पे देखेंगे 15 और 8 है, 8 7 15 होता है भैया, एक माइनस में एक प्लस में है, घट जाएगा, -7 प्राप्त होगा और यहाँ पे 4 और 3 जोड़ करके -7 बन रहे हैं। बराबर करते हैं, यदि x बटे -14 जो दिया गया है वो बराबर हो जाता है 1 बटे -7 के, तो ऐसी स्थिति में आपको x से बराबर मिल जाएगा -14 बटे -7, माइनस से माइनस कट गया, 7 दूनी 14, x बराबर मिल जाएगा 2। यदि y बटे -7 बराबर 1 बटे -7 कर देते हैं तो ये ऊपर जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा -7 बटे -7, माइनस से माइनस कट जाएगा, 7 का नाम 7 और y बराबर मिल जाएगा 1। तो बस हो गया इन प्रश्नों का उत्तर। सो दोस्तों प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। यहाँ पे मतलब खा नंबर वाला पार्ट को देखते हैं। कहा गया है कि चित्र में यह चित्र बना गया है, DE समांतर है AC के, DF समांतर है AE के, तो इनको सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए, ये जो अनुपात इनको मिला है ये सिद्ध करना है। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें बस ऐसा लिख लेना चाहिए, ऐसे प्रश्न संख्या डाल दिया भैया कि खा है और लिखा, पहले बात तो चित्र बना लेते हैं। ऐसा एक चित्र, ऐसा 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 है, इसका नाम है A, इसका नाम है B यहाँ पे है, यहाँ पे C है, एक ठो लाइन ऐसे खींची है, एक ठो लाइन ऐसे खींची है और एक ठो लाइन ऐसे खींची है। इसका नाम है E, इसका नाम है F, इसका नाम है D। फिर कहा गया है, हम यहाँ पे दिया है लिखना चाहेंगे कि क्या हमें दिया है। सबसे पहले तो वो लिखेंगे हम त्रिभुज ABC में, हालांकि वो त्रिभुज ABC तो नहीं दिया है पर हम त्रिभुज ABC में है ऐसा बना हुआ है तो वो लिख लेंगे। तो DF और AE समांतर हैं, DF और AE और DE और AC समांतर हैं, तो हमारे पहले लिख लेते हैं DE समांतर दिया है AC के
और दिया है DF समांतर दिया है AE के। तो ये चीज़ें समांतर दी है, सिद्ध करना है वो लिख लेते हैं। सिद्ध करना है, वो सिद्ध करना है BF बटे FE बराबर BF बटे EC। सो यहाँ पे मुझे लगता है कि प्रिंटिंग मिस्टेक भी हो सकती है, तो इसका जो सही तरीका है वो यहाँ पे सवाल में आपको देखने को मिल जाता है जो किताब में दिया गया है। भाई यहाँ पे पेपर जब दिया गया तो उसमें प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं रही होगी, तो लेकिन इन्होंने जब छापा है तो थोड़ा सा गलती कर दी है। देखेंगे BE बटे EC लेना है, साथ ही BC बटे CP ये हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो हमारा यहाँ पे दिया गया है कि BF बटे FE ये तो हम मान लीजिए कर लेंगे, फिर BF बटे EC थोड़ी ना होगा, वो BE बटे EC हो सकता है, तो यहाँ पे E होना चाहिए। तो ये चीज़ें समझ में आ गई, सुधार हो गया। अब यहाँ पे इस प्रश्न को हल करना है, बहुत ही आसान तरीके से चलने वाला है। देखेंगे, ध्यान देंगे भाई, ये वाली लाइन इसके समांतर है, तो त्रिभुज BEA में शुरू हो जाते हैं। लिखते हैं त्रिभुज BEA में क्या समांतर है भैया, ये वाली लाइन इसके समांतर है जिसका नाम है DF, वो समांतर है AE के। ठीक, वो हमको समांतर दिया गया है, तो फिर हम लिखेंगे थेल्स प्रमेय से। लिखेंगे थेल्स प्रमेय से, हम इसे आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय भी कह सकते हैं। क्या मिल जाएगा, मिल जाएगा BF बटे FE, BF बटे FE। ये देखिए ये दोनों लाइनें समांतर हैं, तो ये इतना बटे इतना बराबर हो जाएगा, ये इन दोनों के अनुपात के बराबर, यानी कि BD बटे DA, BD बटे DA। इसको इक्वेशन 1 बना देंगे। और अब बड़े त्रिभुज BCA में लिखेंगे, त्रिभुज BCA में यहाँ पे कौन सी लाइनें समांतर थी, ये DE समांतर AC थी, तो हम लिखते हैं DE समांतर AC। फिर से वही थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से देखेंगे ये दोनों लाइनें हैं समांतर, तो इसके लिए ये और ये अनुपात बनेगा और ये अनुपात बनेगा, यानी कि BE बटे EC बराबर BD बटे DA। तो हम लिखते हैं BE बटे EC बराबर BD बटे DA। इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देंगे। और बहुत ही आसानी से यहाँ पे देखेंगे कि दो पीछे वाले हिस्से बराबर हो रहे हैं, और इस प्रश्न में बस इतना सा कहना है कि समीकरण 1 व 2 से आपको ये जो हिस्से बराबर दिखाई दे रहे हैं इनको छोड़ करके ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएंगे, यानी कि जो हमारा BF बटे FE है वो बराबर हो जाएगा BE बटे EC के। और इतना सा सिद्ध करना था, बस हो गया, इति सिद्ध हम लिख देंगे, काम खत्म हो गया। ओके दोस्तों, तो प्रश्न संख्या 5वें का ग पे हम पहुंच चुके हैं, जहां पे कहा गया है कि 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली 8 सेंटीमीटर लंबे तांबे के एक छड़ को एक समान मोटाई वाले 18 मीटर लंबे तार के रूप में बदला जाता है, तो तार की मोटाई ज्ञात कीजिए। तो तार की मोटाई यानी कि उसका व्यास हमें ज्ञात करना है। तो बात ये आती है, यहाँ पे कैसे करना शुरू करेंगे। पहले बात तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं छड़। जो हमारे पास छड़ है, छड़ की जो है त्रिज्या लिख लेते हैं, त्रिज्या वो है 1 सेंटीमीटर, और यहाँ पे 8 सेंटीमीटर लंबाई है। देखिए जो इसकी लंबाई है वो है 8 सेंटीमीटर, तो इसको इतना ही छोड़ देते हैं। और तार के लिख लेते हैं, तार की लंबाई हमको दी गई है जो है 18 मीटर, और इस मीटर को सेंटीमीटर में बदल देते हैं, तो 1800, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 100 से गुणा कर दिया, सेंटीमीटर में बदल गया। ये हमको तार की लंबाई मिल गई है। माना
जो तार की त्रिज्या है, त्रिज्या वो है r। अब यहाँ पे भाई बात ये होगी कि जो हमारा तार का जो आयतन है, तार का जो आयतन है वो बराबर होगा किसके, बेलन के आयतन, ठीक है, या फिर छड़ का आयतन, छड़ का आयतन, ये दोनों बराबर होने वाले हैं क्योंकि तार और जो छड़ है, तार जो बनाया गया वो छड़ को ही खींचकर बनाया गया है, तो ऐसी स्थिति में दोनों के आयतन क्या होते हैं, वो सेम होते हैं। तो तार का जो आयतन है पाई आर स्क्वायर एच लगने वाला है, पाई तार का आयतन, यहाँ पे आर का पता नहीं, आर स्क्वायर इंटू एच, एच यानी कि लंबाई लगने वाली है जो कि है 1800 बराबर छड़ का आयतन के लिए पाई आर स्क्वायर, आर का मतलब क्या है, त्रिज्या क्या है, 1 सेंटीमीटर है, 1 स्क्वायर गुणते और क्या लगने वाली लंबाई 8 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे 8 लग जाएगी और पाई से पाई कैंसिल हो रहा है और एक कवर करने पर एक ही मिल जाएगा। हमें आर स्क्वायर का मान निकालना है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 1 गुणते 8/1800 प्राप्त हो रहा है। तो ये 8 से कट रहा है, 2 से काट लेते हैं, 2 चौके 8, 2 से काटने पर 900 मिल जाएगा, 2 से काटने पर 2 मिल जाएगा, 2 से काटने पर यहाँ पे 4500, 450, 2 से काटने पर 1, 2 से काटने पर 2, 2 नहीं 4, 2 नहीं 5, 2 पंचे 10, यानी कि आर स्क्वायर बराबर मिल रहा है 1/225 और जब वर्गमूल लेंगे तो ऐसा कुछ दिखाई देगा 1/225 और देखिए 1 का वर्गमूल 1 होता है और 225 जो है 15 में 225 होता है, यानी कि 15 मिल जाएगा। जो हमारी त्रिज्या मिल रही है वो 1/15 सेंटीमीटर मिल रही है, इसको मिलीमीटर में बदल देते हैं क्योंकि आमतौर पर तार की लंबाइयाँ जो होती हैं वो मिलीमीटर में होती हैं, तो इसमें हम 10 से गुणा कर देते हैं तो ताकि ये मिलीमीटर में बदल जाए, क्योंकि 1 सेंटीमीटर और 10 मिलीमीटर होता है। तो ये 5×3 = 15, 15×10 आपको मिल जाएगा 2/3 मिलीमीटर लिखना चाहिए था, mm लिखना चाहिए था। तो 3 से भाग करेंगे अगर हम 2 को तो दशमलव लग जाएगा, 0 बढ़ जाएगा, 3 × 6 = 18 बचेगा 2, 3 × 6 = 18, ये बार बार आता जाएगा। आप कह सकते हैं 0.666 ये मिलीमीटर मिला है, जिसको और अच्छे से लिखना चाहे तो 0.67 कह सकते हैं। देखिए भाई ये आपके अनसॉल्व में पेपर में जो दिया गया है सॉल्यूशन वो वाला है, हालांकि ये उतना ज़्यादा सटीक नहीं है क्योंकि तार की जो मोटाई होती है वो उसके व्यास के बराबर होती है, हमें व्यास लेना होता है, ठीक है, व्यास या तार की मोटाई, ठीक है। तो आप इसी में 2 से गुणा कर दीजिए और 2 गुणते हो जाएगा 0.767, तो 7 दूनी 14, 4 हाथ से लगेगा, 7 दूनी और 2 छंग 12, 1 13 और ये 1.34 मिलीमीटर करके ऐसे कुछ आएगा, उससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बट देखिए तार की मोटाई आपको लेनी है तो आपको यहाँ पे व्यास ही लेना चाहिए। तो बस इतना सा हमको आपको स्ट्रेस में बताना था, बाकी है कुछ नहीं, काम ख़त्म हो गया है। और अब अगले प्रश्न पे हम चल सकते हैं जहाँ पे हमसे कहा गया है कि इस जो पूरा सिस्टम दिया गया है इसका हमें क्या ज्ञात करना है, समांतर माध्य ज्ञात करना है। निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल दिया गया है, बारंबारता दी गई है। अब इसको हम पहले यहाँ पे लिख लेते हैं जल्दी से, फिर उसके बाद आपको इसका हल करने का तरीका बताते हैं। तो क्रियाकलाप शुरू किया जाए। सबसे पहले बात तो हमें इसका माध्यमान निकालना होता है, यानी कि x की वैल्यू निकालनी होती है और वो बहुत आसान तरीका होता है। इन दोनों को जोड़ना है, 2 से भाग करना है, 5 × 5 = 10 हो जाएगा, यहाँ से लगे 1 और 4 × 5 = 9 हो रहा है, 9 × 1 = 10, 10 का आधा मतलब 100 हो रहा है, 100 का आधा 50 होता है, तो यहाँ पे 50 प्राप्त होगा। इन दोनों के बीचों बीच जो गिनती आएगी वो 60 होगी, इधर 70 होगी, इधर 80 होगी, इधर 90 होगी। ध्यान से समझने वाली बात बस इतनी सी है कि हमेशा देखिए हम हमेशा क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग किया तो ये मिल गया, फिर इनका अंतर देख लिया, 10 का अंतर है हर जगह पे, वही 10 जोड़ते चले आए, बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। अब बारंबारता जो मिली है वो f है। अगर आपका इसका गुणा बहुत आसानी से हो जा रहा है तो आप ऐसे ही प्रत्यक्ष विधि से इसको हल कर लीजिए, आगे बात बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। तो प्रत्यक्ष विधि से हल करने का प्रयास करते हैं। fx कर रहे हैं,
5 तिहाई 15, 150 मिल गया है। और 4 दहम्मा 600 मिल जाएगा। 11 सत्ते 77 और 770 हो गया। 8 अठाई 64, एक 0 लग गया। 9 त्रिक 27, 270 मिल गया। तो बहुत ही आसानी से मिल गया है। तो सिग्मा एफ निकालेंगे, यानी इन सभी का योगफल। तो जोड़ते हैं और क्या करते हैं, क्या मिलेगा हमको यहाँ पे। 8 3 11, 11 11 22, 22 10 32, 32 3 35। तो यहाँ पे 35 प्राप्त हो गया है। सिग्मा एफ एक्स का मान निकालने की बारी आ जाती है। इनको जोड़ते हैं तो ये सब 0 हो गया। और यहाँ पे देखते हैं 5 है, 7 5 12 और 12 4 16, 16 7 होता है 23, 23 का 3 हासिल लगे 2। और यहाँ पे हो जाएगा 6 1 7 7 7 14, 14 6 20 2 22, 22 2 24। तो हासिल जोड़ने के बाद भी इतना प्राप्त हो गया है। समांतर माध्य हमको निकालना था, यानी कि हम माध्य बराबर लिख सकते हैं कि हमारा माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो ये 24 30 बट्टे 35 काट सकते हैं। 5 सत्ते 35, 5 से काट सकते हैं। 5 चौके 20, 5 8 40, 5 छंग 30, 7 से कटना चाहिए। 7 छंग 42, 7 छंग 42 बचेगा 6। 7 8 56, 7 9 63, 7 9 63 हो गया। 3 बचेगा। 7 चौक 28 और ऐसा ही कुछ जाएगा। लगभग 69.4 कुछ करके जा रहा है। इतना ही उत्तर आ रहा है। एक अंक और बढ़ा देंगे, 3 प्राप्त हो जाएगा। चाहे तो 7 से भाग कर सकते हैं और आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा कि अच्छे से भाग करें। तो 7 छंग 42 बचेगा 6 और 6 उतार लिया। 7 9 63 बच गया 3.0। 7 चौके 28 बच गया 2 0। 7 दूनी 14 और भी ज़्यादा जाएगा, लेकिन लगभग में इतना आ गया और इतना ही कर दिया। बहुत ही बढ़िया है। सो दोस्तों, छठे प्रश्न पे पहुंच चुके हैं। छठा प्रश्न का पहला प्रश्न देखते हैं, जहां पे हमको दिखाई दे रहा है कि x - 3/x बराबर 3, जहाँ पे x डज नॉट इक्वल टू 3 के मूल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे एक द्विघात समीकरण बनाना है, फिर उसके मूल ज्ञात करने। ज़्यादा कुछ है नहीं भाई, इस प्रश्न में ज़्यादा कुछ है नहीं। x - 3/x इक्वल टू 3 था और x डज नॉट इक्वल टू 3, बस इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये प्रश्न के साथ लिख लेना, बस लिख लेना चाहिए और कुछ नहीं करना है। यहाँ से शुरू करते हैं। इन दोनों का लघुत्तम क्या, तिरछा गुणा कर, सीधा सीधा गुणा करेंगे x मिलेगा, तिरछा गुणा करेंगे x स्क्वायर, 3 का नम 3 मिल जाएगा। बराबर क्या दिखाई दे रहा है 3। इसका इधर गुणा करा देंगे 3 और x का गुणा 3x हो जाएगा। तो x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 3x हो गया। इस 3x को इधर लाएंगे तो x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये एक द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया है। अब गुणा करने पर 3 आए, जोड़ने पर भी 3 आ जाए, ऐसी कोई गिनती होती नहीं है। तो हम यहाँ पे लगाने वाले हैं सीधाचार सूत्र। अब यहाँ पे कहेंगे समीकरण की तुलना, समीकरण की तुलना a x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करने, c बराबर 0 से करने पर a बराबर आपको मिल जाएगा 1, b बराबर आपको दिखाई दे रहा है -3 और c बराबर भी आपको दिखाई दे रहा है -3। और सीधाचार सूत्र या फिर द्विघात सूत्र, ऐसा कहा जाएगा द्विघात सूत्र से x बराबर होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। चीज़ों को रखते हैं तो माइनस b का मान जो है -3 है, रख दिया, प्लस माइनस अंडर रूट लगा दिया, -3 का स्क्वायर यानी b का स्क्वायर माइनस 4a का मान 1 है, c का मान क्या है अपना -3 है, अपॉन 2a मतलब आगे वाली गिनती 1।
तो यहाँ पे हो जाने वाला है 3 प्लस में प्लस माइनस अंडर रूट 3 त्रिका 9, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होगा 4 तिहाई 12 बटे 2 एकम 2 हो रहा है। और ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ये 3 प्लस माइनस ऐसे रहेगा, 12 9 कितना हो जाता है, 12 9 हो जाता है 21, 21 रखना है बटे 2 रखना है और बस हो गया। अब इससे ज़्यादा इसका हल करें ये संभावना नहीं है। तो आपके जो मूल हैं वो क्या हो सकते हैं, ये तो 3 प्लस अंडर रूट 21 बटे 2 हो जाएगा और 3 माइनस अंडर रूट 21 बटे 2 हो जाएगा। इस प्रकार के टोटल 2 आंसर प्राप्त हो जा रहे हैं इस प्रश्न के। और आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस इतना सा कर दिया काम ख़त्म हो गया है। तो कुछ नहीं है, बात ख़त्म हो गई। तीसरे के खा वाले पार्ट में एक त्रिकोणमिति वाला मतलब काम है, खा वाला हिस्सा करना है। कह रहे 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। तो 8 मीटर ऊंचा एक भवन है, 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से यानी शिखर से एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। दूसरा जो मीनार है हमने कुछ ज़्यादा ही छोटी इसको बना दिया है, हालांकि इसको 8 मिटाते हैं, इसको मीनार बनाते हैं, इसको 8 लेते हैं। देखिए 8 मीटर ऊंचा ये भवन है और ये क्या है, मीनार है, मीनार होता है। ये सेम ही आधार पर बने हुए हैं और भवन के शिखर से मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो कहा जा रहा है 60 अंश। ये संभावना बताती है कि मीनार ऊंची है, ये उन्नयन कोण बताता है कि मीनार ऊंची है। आप भवन के छत पे खड़े हैं, सामने मीनार के शिखर का उन्नयन कोण देख रहे हैं। अगर अवनमन कोण देख रहे हो तो मीनार छोटी होती, लेकिन उन्नयन कोण देख रहे हैं इसलिए मीनार ऊंची है, 60 अंश है, ठीक है। और उसके पाद का अवनमन कोण, मीनार के जो पाद का अवनमन कोण है, ये वाला हिस्सा जो अवनमन कोण है वो 45 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, मीनार की ऊंचाई h ज्ञात करना है। तो इसमें हमें करना क्या है, इस प्रश्न को हल कैसे करना है, क्या क्या चीज़ें लिखनी है। हमें पहले बात तो ये ए बी लिख लेना है। मान लेते हैं यहाँ पे ये सी डी है मीनार और बीच में अपना लाइन ई है। हम यहाँ पे लिखेंगे कि जो भवन है, ठीक है, सवाल को ऐसे हल करेंगे, भवन की जो ऊंचाई है वो ए बी बराबर कितना है, 8 मीटर है। और माना सी डी मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई जो है सी डी बराबर वो है h मीटर। और यहाँ पे उन्नयन कोण, उन्नयन कोण जो कोण बना है CAE है, कोण CAE बराबर 60 अंश है। और अवनमन कोण, अवनमन कोण जो प्राप्त हुआ है EAD है, कोण EAD वो है 45 अंश का कोण। इतनी सारी चीज़ें मिल जाने के बाद कई चीज़ों को हमको यहाँ पे बराबर करना होगा कि ABDE एक आयत है, AB यहाँ पे AE को बाद में हम मिलाते हैं अपने से या फिर वो मिला हुआ है पहले से ही। ABDE एक आयत है, तब यहाँ पे जो AB बना है वो ED के बराबर हो जाएगा। AB बराबर ED बराबर 8 मीटर हो जाएगी, ये 8 मीटर का हो जाएगा। यहाँ से ऊपर वाला जो हिस्सा दिखाई दे रहा है EC वो हो जाएगा h-8, तब EC बराबर हो जाएगा h-8, क्योंकि पूरा तो h है उसमें से 8 हटा देंगे तो h-8 ये मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे ये जो कोण बना हुआ है इसको हमको 45 बनाना है। कोण EAD बराबर ADB 45 मतलब दोनों 45 हो जाएंगे और ये एकांतर कोण हो जाएगा, तो उसका नाम भी लिखना है
कोण EAD बराबर कोण ADB, ये एकांतर कोण है। एकांतर कोण होने की वजह से इधर भी 45 अंश प्राप्त हो जाएगा। कोण ADB बराबर 45 अंश। इतना सारी चीज़ें आपको इस प्रश्न के लिए लिख लेनी चाहिए होती हैं। और एक चीज़ तो छूट ही गई है, आधार अपना BD जो लेना है उसे x मीटर मान लेते हैं। अब जाने देते हैं इसको लिखने का काम, यहाँ पे भी ये x ही हो जाएगा उसी के बराबर। और बस अब त्रिभुज का नाम लेकर शुरू हो जाता है। त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में चित्र आपको दिखाना चाहिए। ABD इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं। इस त्रिभुज में 45 अंश का कोण बना है। tan 45 बराबर लंब बटे आधार करेंगे। tan 45 अंश बराबर जो हमारा लंब था वो AB आधार BD, AB बटे BD हो गया है। tan 45 का मान 1 हो जाता है। AB का मान है 8, BD का मान है x। AB का मान है 8, BD का मान है x। इसका इधर गुणा हो जाएगा तो x बराबर 8 मीटर प्राप्त हो जाएगा। यानी यहाँ वाली लंबाई क्या हो जाएगी 8 मीटर, और इसी के बराबर यहाँ पे हो जाएगी 8 मीटर। अब त्रिभुज AEC की बात करनी है तो यहाँ पे करते हैं त्रिभुज AEC में हमारे पास वहाँ पे tan 60 अंश था, तो हम यहाँ पे tan 60 अंश का प्रयोग करने वाले हैं। तो tan 60 अंश बराबर लंब बटे आधार। लंब क्या है h-8 है, आधार क्या है ये है जो कि अभी अभी बराबर हुआ है 8 मीटर के। ठीक, तो लिखते हैं क्या है हमारे पास है CE बटे AE। तो यहाँ पे लिखते हैं CE बटे AE। tan 60 का मान रख देते हैं √3 और CE जो लंब था वो h-8 था। तो यहाँ पे h-8 बटे AE जो था वो अपना 8 अभी मिला ही था। और AE, हालांकि इसको x लिखना चाहिए था, पहले x लिख लेते हैं फिर रखते हैं 8 का मान। इसका इधर गुणा करा देते हैं, √3x दिखाई दे रहा है बराबर h-8 दिखाई दे रहा है। x बराबर 8 रखने पर ये हो जाएगा √3 गुणित 8 बराबर h-8। इस 8 को इधर भेज दीजिए, जुड़ जाएगा। तो √3 8 और ये वाला 8 इधर भेजने के बाद माइनस से प्लस में हो जाएगा, प्लस 8 बराबर h हो जाएगा। तो h बराबर हो जाएगा 8 कॉमन लेकर √3 + 1। अब यहाँ पे मीनार की ऊंचाई प्राप्त हो चुकी है। हालांकि आप √3 का मान भी रख सकते हैं, तो इस प्रकार भी उत्तर ले सकते हैं, या फिर आप √3 का मान रख कर भी उत्तर निकाल सकते हैं। हालांकि ये मीटर में प्राप्त हो चुका है, थोड़ा और बढ़ा ही देते हैं। 8 गुणते यहाँ पे रख देते हैं 1.732 + 1। तो ये क्या हो गया भैया, ये √3 का मान रखा है। तो इसको जोड़ देंगे तो 8 गुणते 2.732 प्राप्त हो जाएगा। 8 से गुणा कर देते हैं, 8 दूनी ये 16 यहाँ से लगे, 8 3 24 1 25 यहाँ से लगे 2, 8 7 56 57 58 हो जाएगा, यहाँ से लगे 5, 8 दूनी ये 16 5 16 5 21 हो जाएगा। 3 अंकों पीछे दशमलव लगा दीजिए, यहाँ पे कह दीजिए कि 21.856 मीटर थी मीनार की ऊंचाई। ओके, तो इस प्रकार से इस प्रश्न को हल किया जा सकता है। हालांकि हमने कुछ ज़्यादा ही लंबा कर दिया, पर 4 नंबर का क्वेश्चन है तो कम से कम इतना लंबा तो करना ही चाहिए। तो छठे का ग नंबर प्रश्न है कि अरे रुक जा भाई, ठीक है चलो रुक जाएगा। एक शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई दिया गया है। भाई प्रश्न बहुत अच्छा है, लाजवाब है, बहुत आसान भी है। छठे का ग नंबर प्रश्न है, जहां पे कहा जा रहा है कि शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई दी गई है। तिर्यक ऊंचाई जो कि L बराबर होती है, वो है
8 सेंटीमीटर। इसके वृत्तीय सिरों की परिधियां, और यहाँ पे वृत्तीय सिरों की परिधियां दी गई हैं, जो कि है 28 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर। तो इसका छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो तब ज्ञात करेंगे जब हमको इसकी त्रिज्याएं प्राप्त होंगी। ये वृत्तीय सिरों की परिधियां हैं, तो हम कह सकते हैं 2 पाई कैपिटल R, 2 पाई R। वृत्तीय परिधि के छिन्नक कैसा होता है? ये ऐसा होता है, एक गंदा सा उल्टी बाल्टी जैसा आकार। ये तिर्यक ऊंचाई L होती है, ये स्मॉल r होता है, ये कैपिटल R होता है। और ये वृत्तीय सिरों की परिधियाँ, ये परिधि दी गई है और ये वाली परिधि हमें दी गई है। हमें इससे इसकी त्रिज्या निकालनी है। तो 2 पाई कैपिटल R बराबर हमको 28 करना होगा। तो कैपिटल R बराबर हो जाएगा 28/2 पाई। 2 से काट देते हैं 14 हो जाता है। पाई का मान 22/7 होता है, लेकिन हमसे यहाँ पे कुछ कट तो रहा नहीं है, तो क्यों ना ऐसे कैपिटल R बराबर 14/पाई ही लिखा जाए, सेंटीमीटर में रखा जाए। सब कुछ सेंटीमीटर में था। स्मॉल r की बारी आ जाती है, तथा लिखते हैं 2 पाई स्मॉल r बराबर 14 सेंटीमीटर। तो r बराबर हो जाएगा 14/2 पाई। 2 से काट देंगे 7, तो हम कह सकते हैं 7/पाई सेंटीमीटर प्राप्त हो जाएगा। तो दोनों त्रिज्याएं प्राप्त हो जाएंगी। और त्रिज्याएं जब प्राप्त हो गई हैं तो हम इसके वक्रपृष्ठ का सूत्र भी लिख सकते हैं। तो वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, उसका फॉर्मूला होता है पाई L, और ये R प्लस R, ठीक है, R प्लस R होता है। और पाई ऐसे रहने देते हैं। L का मान तो हमने लिया था वो 8 ही है, और वो 8 ही यहाँ पे प्रयोग किया जाएगा। साथ ही स्मॉल r का मान 7/पाई मिला था। कैपिटल R का मान हमको मिल गया था 14/पाई। और ये पाई तो नीचे वाला सेम टू सेम है। ये 8 पाई दिखाई दे रहा है, और गुणते ये 14 और 7 जोड़ देंगे। 7 दूनी 14, 7 21, मतलब 14 7 21/पाई रहेगा। देखिए पाई समान है, तो इस वजह से ऊपर वाला जुड़ गया। पाई से पाई ये कैंसिल हो रहा है, और गुणा कर देंगे। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, और सेंटीमीटर स्क्वायर मिल जाएगा, जो हमको इसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो काफ़ी स्मार्टली हमने यहाँ पे इसको हल किया है, क्योंकि अगर हम पाई के मान पहले रख देते हैं तो होता ये कि इसका आंसर बड़ा मुश्किल से मिलता। ठीक है, आसान तरीका तो यही है कि जब तक आपका सही से एकदम लास्ट में, मतलब आखिरी, मतलब ये बात समझ लो कि यहाँ पे हम जान रहे थे कि पाई के मान अगर हम रख देंगे तो 7 से कुछ कट नहीं रहा, मतलब बटे वाली गिनती पड़ी रहेगी। तो इस वजह से हमने कहा स्मार्ट तरीका यूज़ करते हैं। तो पाई की वैल्यू या फिर दशमलव में बदलने का काम एकदम लास्ट में किया जाता है, जब कोई चारा ना बचे, यानी कि काम पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका हो। और पहले ही आप रख देंगे तो क्या होगा, इससे दिक्कत हो जाएगी, दशमलव को संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। काम आसान करने के लिए ये हमने किया था। और आगे का जो प्रश्न है इसमें हमें मध्यिका ज्ञात करने को कहा गया है कि निम्नलिखित आंकड़ों की मध्यिका ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल दिया गया है, बारंबारता दी गई है। तो इसको फटाक से हम बनाते हैं और फिर इसके बाद आपको मध्यिका पे लेकर चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे वर्ग अंतराल और बारंबारता को लिख लिया है। तो इसको हल करने के लिए हमें संचयी बारंबारता की आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे पहले संचयी बारंबारता निकालते हैं। 4 हो जाएगा, 13 4 हो जाता है 17। इसको आगे जोड़ना होता है। 8 7 15 5 हासिल आ गया, 1 1 2 1 3 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 9 4 9 5 14, और ये 44 हो जाएगा। 44 6 50 प्राप्त हो जाएगा। तो जो n की वैल्यू प्राप्त हुई है वहाँ पे हम लिख देंगे 50। अब हमें निकालना होता है n/2 का वैल्यू, जो कि 50/2 है, जो कि है 25। और जो देखिए भाई 25, 17 के बाद 18 19 20 21 22 23 35 तक यहाँ पे घुसता है, तो 25 यहाँ पे घुसेगा, यानी कि
जो यहाँ पे, ठीक, जो 20 30 वर्ग अंतराल के बीच आता है। समझ में आ रही बात? इस दोनों के बीच में आता है, तो हमारे लिए जो L की वैल्यू हो जाएगी वही ये अपने ये छोटी वाली गिनती 20 हो जाएगी। जो H की वैल्यू हो जाएगी इसके अंतर 30 माइनस 20 बराबर 10 के बराबर हो जाएगी। और यहाँ पे जो सामने मिल रहा है वो F हो जाएगा, इसके सामने से ऊपर वाला जो हो जाएगा वो CF हो जाएगा। ठीक है, तो F और CF लिख लेते हैं। F बराबर 18 लिख लेते हैं और CF बराबर 17 लिख लेते हैं। और अब हम लिख लेते हैं यहाँ पे इसका फार्मूला जो होता है, देखिए मध्यिका या फिर मध्यिका जो फार्मूला होता है उसके बराबर होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, ये करके होता है। L की वैल्यू आपको 20 मिल की वो रख लिया है, प्लस लगा दिया है। फार्मूले में n/2 का मान 25 मिला था वो रख लिया है, माइनस CF का मान 17 मिला है वो रख लिया है, और बटे F का मान क्या है वो 18 मिला है वो रख लिया है, और ब्रैकेट बंद कर दिया। गुणते ये H की वैल्यू कितनी है, H की वैल्यू 10 है, वो 10 रख लिया है। अब इतनी चीज़ें रख ली हैं तो यहाँ पे इसका उत्तर भी निकाल लेते हैं। तो कैसे करेंगे, यहीं पे थोड़े से पेज में निपटा लेते हैं, काम तो ख़त्म हो जाना ही है। 20 प्लस 25 में से 17 घटाते हैं तो 15 हासिल लेंगे। 15 में से गया 7, 8 मिल जाएगा, और एक में एक गया, ख़त्म हो गई बात। तो ये हो गया, बटे 18 है, गुणते 10 है, ये गुणते 10 है, ऐसे लिख लेते हैं। तो ये कट रहा है, 2 से काट देंगे 4 हो जाएगा, 2 से काट देंगे तो ये 9 हो जाएगा। तो हमको मिल रहा है 20 प्लस 10 चौके 40 बट्टे ये 9 है, 9 से भाग कर लेना चाहिए हमें 40 को। ठीक है, 40 को भाग कर ले रहे हैं, 9 चौके 36, कितना मिल जाएगा 4.9 चौके 36, फिर से वही 4 बार भी आएगा। तो हम 20 प्लस ये 4.44 कह सकते हैं, जो कि जोड़ने पर 24.44 प्राप्त हो जाएगा, जो कि हमारी माध्यिका हो जाएगी। 24.44 मिल जाएगा। सो दोस्तों, 7वें प्रश्न की चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे प्रश्न में कहा गया है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है और छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो दोनों संख्याएं हमें याद करनी है। अब ये दो चरों वाले से लगना चाहिए या फिर द्विघात समीकरण से लगना चाहिए, आई डोंट नो, बट द्विघात समीकरण से ही लगेगा। हमें यहाँ पे शुरुआत करनी चाहिए यहाँ से कि 7वें का है, और हमको यहाँ पे माना छोटी संख्या ऐसे ही लेना है भैया, छोटी संख्या बराबर x, और जो हमारी बड़ी संख्या है उसके बराबर y ले लेते हैं। और पहले शर्त जो है, प्रथम शर्त से दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है, 180 दिया गया है। तो बड़ी संख्या जो होती है y हम जो मान रखी है उसका वर्ग माइनस छोटी संख्या का वर्ग, यही तो 180 के बराबर होगा। इसको हम क्वेश्चन बना सकते हैं। और छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो द्वितीय शर्त से छोटी संख्या का जो वर्ग है वो बड़ी संख्या का 8 गुना है। वर्ग बड़ी संख्या का
8 गुना है, ऐसा कह रहा है। तो छोटी संख्या क्या हमने मान ली है, वो x है, इसका जो वर्ग है, x का जो वर्ग है, बड़ी संख्या y है, इसका क्या है 8 गुना है, यानी हम x स्क्वायर बराबर कह सकते हैं 8y, इसे इक्वेशन 2 कह सकते हैं। अब समीकरण 1 में x स्क्वायर दिखाई दे रहा है, 2 में भी x स्क्वायर दिखाई दे रहा है, तो हमको बस यहाँ से उठा के वहाँ पे इसकी वैल्यू जो 8y दिखाई दे रही है रख देनी है। तो हम कहेंगे समीकरण 1 व 2 से हमें मिल जाएगा क्या, y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की जगह पे ये 8y रख देते हैं, बराबर क्या मिल जाएगा 180। तो बात सही समझ रहे हैं आप, एक्स स्क्वायर की जगह पे हमने एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू थी वो 8y यहाँ पे पुट कर दी है, और 180 को उधर उठा लाते हैं, तो y स्क्वायर माइनस 8y माइनस 180 बराबर 0 प्राप्त हो जाएगा, और गुणा करने पर 180, जोड़ने पर 8 मिल जाए। ऐसी दो संख्या हमें ज्ञात करनी है, और बहुत ही आसान तरीके से आप इसको ज्ञात भी कर सकते हैं, ऐसा कोई समस्या वाली बात होगी नहीं। तो कैसे करना है, तो भाई 180 जो दिखाई दे रहा है इसका फैक्टर कर लीजिए, 180 का फैक्टर 2 से काटेंगे 90 मिल जाएगा, 2 से काटेंगे 45 मिल जाएगा, 3 से काटेंगे 15 3 45 मिल रहा है, और 3 दुनैया 6 दुनैया 12 हो रहा है, 12 हो रहा है। 15 में से 12 घटाने पर 8 तो नहीं मिलता, कुछ और ट्राई करना पड़ेगा। 3 पे जो 15 हो गया, 5 से काट दिया, ख़त्म हो गया। तो ऐसा कर सकते हैं, 3 त्रिका 9 दुनैया 18 ले लेते हैं, और 5 दुनैया 10, काम बन गया। 18 दाम 180, 18 में से 10 गया, 8 मिल गया, मतलब काम बन चुका है। ठीक है, आपका जुगाड़ चाहे जैसे बन जाए, बस बनना चाहिए और काम हो जाना चाहिए, यही आपका मेन उद्देश्य रहना चाहिए। तो हमने यहाँ पे हमें 18y तो ही लेना था, 18y और यहाँ पे प्लस 10y लेना था, माइनस 180 बराबर 0 हो रहा है। यहाँ से y कॉमन लेंगे तो y माइनस 18 मिल जाएगा, यहाँ से प्लस 10 कॉमन लेंगे तो y माइनस 18 मिल जाएगा। y माइनस 18 यहाँ पे मिल गया, तो y प्लस 10 यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। और यदि y माइनस 18 बराबर 0 करेंगे तो y बराबर हमको मिल जाएगा 18, और ऐसी स्थिति में अगर हम x का मान भी निकालना चाहें, और तब समीकरण 2 से यहाँ पे हम निकालना चाहेंगे, समीकरण 2 में y बराबर 18 रखने पर हमको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 8 गुणते 18, 8 गुणते 18। तो 18 देखिए x बराबर हो जाएगा अंडर रूट 8 गुणते 18। हम इसका गुणा नहीं कराना चाहते हैं, बस 8 का गुणनखंड होता है 2 गुणते 2 गुणते 2, और 18 का होता है 2 गुणते 9, 9 दूनी 18 होता है 3 गुणते 3 होता है। जोड़ा बन रहा है, बाहर आ जाएगा, 2 गुणते यहाँ पे 3, 3 दुनिया 6, 6 दुनिया 12, कितना मिल गया 12। तो x बराबर 12 मिल गया है। और हमारे पास यहाँ पे इस प्रश्न में था क्या, दो संख्याएं थी, तो हमारे लिए जो संख्याएं ज्ञात करने की बात थी वो हम इस रूप में भी देख सकते हैं कि हमारे पास 12 मिल रहा है, अतः यहाँ पे जो संख्याएं हैं, सॉरी अतः भी नहीं लिखना है, संख्याएं क्या हैं 12 तथा ये 18 प्राप्त हुई हैं, 18 हैं। और अभी हमने दूसरी स्थिति तो भी की ही नहीं, क्योंकि दूसरी स्थिति में भी अलग प्रकार के कुछ अंक प्राप्त होंगे। और y प्लस 10 बराबर जब 0 करेंगे तो y बराबर मिल जाएगा हमको माइनस 10, और माइनस 10 जब हमको मिल जाएगा तो उठा के रखेंगे समीकरण नंबर 2 में, तो एक्स स्क्वायर बराबर मिल जाएगा 8 गुणते माइनस 10, यहीं पे तो मिलेगा। ठीक है, 8 गुणते माइनस 10, और एक्स स्क्वायर बराबर ये माइनस 80 हो रहा है, तो x बराबर अंडर रूट माइनस 80। तो ये जो होगी काल्पनिक संख्या होगी, काल्पनिक, तो यहाँ पे ये अमान्य हो जाएंगी। अतः यहाँ पे जो हमारी संख्याएं हैं, ये संख्याएं 12 तथा 18
हैं, ये फाइनल रिज़ल्ट आप कह देंगे। और अभी तक हम ये पे ट्राई कर रहे थे कि क्या दूसरे से कुछ और स्पेशल मिल सकता है। तो यहाँ पे तो आपको काल्पनिक संख्याएं मिल रही हैं, तो काल्पनिक हो जाने की वजह से तो अब ये वाला सेट तो काम करेगा ही नहीं, तो हमारे पास यही वाला सेट काम करेगा, 12 और 18 वाला। तो यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। और अब अगले प्रश्न को हम देख सकते हैं। यहाँ पे हमसे कहा गया है कि एक भिन्न 1/3 हो जाता है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, यदि वह और वह 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है, तो वह भिन्न क्या है, ज्ञात कीजिए। तो ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है और हम x y मान कर ये करने वाले हैं काम। तो क्या बात बनने वाली है यहाँ पे, ज़्यादा कुछ बड़ी बात नहीं है। हमको पहले अंश व हर को मानना पड़ेगा। माना अंश जो है वो x है तथा हर जो इसे मानना चाहते हैं y, और हम भिन्न को भी तो लेना चाहते हैं कि हमारे पास एक भिन्न भी तो प्राप्त हो जाए जो कि x/y होगी। इतना मान लिया है प्रथम शर्त से। प्रथम शर्त कही जा रही थी, यहाँ पे प्रथम शर्त देखेंगे, जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है तो भिन्न क्या हो जाती है, 1/3 हो जाती है। तो भैया x/y अपना भिन्न है, उसके अंश से 1 घटा लिया जाता है तो भिन्न हो जाती है 1/3, 1/3 हो जाती है। तो ये इतना प्राप्त हुआ है। क्या करेंगे, तिरछा गुणा, तो 3 से गुणा हो रहा है x - 1 में और y गुणते 1 हो रहा है, तो 3x - 3 बराबर y। इस y को इधर लाएंगे तो 3x - y - 3 बराबर 0 प्राप्त होगा, जो कि समीकरण नंबर 1 होगा। अब जगह बचाने वाला काम मैं करना चाहता हूँ, यहाँ पे द्वितीय शर्त से लिखना चाहता हूँ। द्वितीय शर्त से दूसरी शर्त ये कहती है, क्या कहती है भैया, दूसरी शर्त ये कहती है कि वह 1/4 हो जाती है जब उसके हर से हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो अगर हर में आप जोड़ देते हैं कितना, 8, तब यह भिन्न हो जाएगी आपका 1/4, और बस हमको इतना ही चाहिए। तो क्या करते हैं कि हमारे पास जो भिन्न है x/y, इसके हर में हमें जोड़ने की बात की जा रही थी 8, वो हम जोड़ देते हैं, भिन्न हो जाएगी 1/4। बस इतना सा काम करना था। तिरछा गुणा करते हैं, ये 4 और x का गुणा 4x प्राप्त हो रहा है, इसका इधर गुणा कराएंगे तो y + 8 प्राप्त हो रहा है। इधर उठा लाइए, इसको इधर उठा लाइए तो क्या हो जाएगा भैया, 4x - y - 8 बराबर 0। इसे समीकरण नंबर 2 कह सकते हैं। दोनों समीकरणों में आप विलोपन विधि से हल कर सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे विलोपन विधि द्वारा हल। विलोपन विधि हम क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि y दोनों माइनस में हैं और समीकरण 1 में अगर 2 को घटा देंगे बड़े ही आराम से हमें उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तो समीकरण 2 में 1 को घटाने पर, तो समीकरण 2 क्या है, वो है 4x - y - 8 बराबर 0, और समीकरण 1 क्या है, वो 3x - y - 3 बराबर 0 है। क्या लगता है आपको यहाँ पे क्या होने वाला है? ज़्यादा कुछ नहीं, ये माइनस से प्लस, ये माइनस से प्लस हो जाने वाला है और ये कट जाए। मेरा फेवरेट काम है काटना, काट दिया। 4x में 3x घटाने पर बहुत ही सामान्य सी बात, एक अकेला x बचेगा और 8 3 जो है प्लस माइनस में तो घट जाएंगे। 8 में से 3 गया तो क्या मिल जाएगा, 5। 8 बड़ा आगे माइनस है, माइनस लगाओ बराबर 0 कर दो, इसको उधर भेज देते हैं तो x बराबर क्या मिल जाएगा, 5। एक उत्तर प्राप्त हो गया है। तो x की वैल्यू समीकरण 1 में रख देते हैं, मेरा फेवरेट है 1 में रखने का काम। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या दिखाई दे रहा है, 3x दिखाई दे रहा है। तो हम 3 गुणते 5 करने वाले हैं, -y - 3 बराबर 0। और क्या करें,
5 ये 15 हो रहा है, 15 और ये -3 रहने देते हैं, y को इधर भेज देते हैं, y प्लस में हो जाएगा, 15 में से 3 गया 12 मिल जाएगा और y का मान 12 हो जाएगा। तो y बराबर आपको 12 प्राप्त हो चुका है। ऐसे में जो हमारी भिन्न है वो क्या है, वो तो है x बटे वाई, तो आप कर दीजिए कि 5/12, बस आंसर हो गया। और क्या लगता है आपको कि और कुछ होगा इसमें? कुछ नहीं होने वाला है, बस खत्म हो गया बात। अब अगले वाले प्रश्न को हम देख सकते हैं। अगला वाला जो प्रश्न है भाई, देखोगे तब तो जानोगे। अगला वाला रचना करने वाला काम है। क्या है भैया कि एक त्रिभुज ABC बनाई है जिसकी भुजाएं आपको दिखाई दे रही हैं, BC बराबर 6.5 और AB बराबर 5। यहाँ पे एक कोण है 60 अंश, B पे जो कोण बनेगा 60 अंश है। फिर एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी संगत भुजा त्रिभुज ABC की भुजाओं की 4/5 गुनी है। 4/5 गुनी होने का मतलब होता है जब अंश छोटा है तो नया वाला त्रिभुज क्या होगा, वो छोटा बनेगा। और उसी का अथवा वाला हिस्से में अगर देखेंगे तो हमें यहाँ पे भी रचना ही करनी है और रचना करेंगे। तो चलिए गोला प्रकार उठाते हैं और काम में लग जाते हैं। सो दोस्तों, यहाँ पे जो प्रश्न दिया गया है, इस प्रश्न को हल करने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। सिंपल सा अपना हल करने के लिए इन चीज़ों को लिखिए कि त्रिभुज ABC बनाना है जिसमें BC बराबर इतना है, AB बराबर इतना है, कोण ये दिया गया है और स्केल गुणांक दिया है 4/5 जो कि 1 से छोटा है। हम यहाँ पे आपको केवल रचना करके दिखाएंगे और रचना के जो चरण है एक साथ लिख करके हम पढ़ के आपको सुना देंगे, सत्यापन भी आपको सुना देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम उन लाइनों को खींचने की जहाँ से हमें शुरुआत करनी है। तो BC हम थोड़ा सा नीचे यहाँ पे खींचेंगे। तो BC है 6.5, तो शुरू करते हैं। 0 से हमने शुरू किया है और 6.5 ये वाला पॉइंट है, ठीक है, ये हो गया। तो ये हो गया अपना BC। 6.5 लिखने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे B पर हमको 60 अंश का कोण बनाना है। 60 अंश का कोण बनाने के लिए जो प्रक्रिया अपनानी है लेफ्ट हैंड से हम यूज़ कर रहे हैं। कैसे करेंगे हम? बाएं हाथ से, क्योंकि बाएं हाथ चलता ही नहीं है हमारा, गरीब आदमी है। ओके, तो यहाँ पे 60 अंश का कोण हमारा बन के तैयार हो चुका है और इसे खींच लेते हैं। यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आपको ये पेंसिल से करना चाहिए और हम पेन से कर रहे हैं ताकि साफ सुथरा दिखाई दे। फिर AB बराबर 5 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है 5 सेंटीमीटर है। उसके लिए हम क्या करते हैं, पटरी उठाया और 5 सेंटीमीटर का निशान लगाना है। तो भैया यहाँ पे 0 पे निशान लगाया, नापना है गोला प्रकार में, तो 0 पे निशान लगाया और 5 पे निशान लगाया। लगाने के बाद अब ये जो दोनों बिंदु दिखाई दे रहे हैं उस पर गोला प्रकार के सुई और पेंसिल रख कर के नाप लिया। ऐसे नापने से जल्दी आप 5 सेंटीमीटर नाप पाते हैं, आपका समय बचता है। अब ये बिंदु A है और हमको फाइनली इससे मिला देना है। तो ये हमारा त्रिभुज बन करके तैयार हो गया है। फिर एक न्यून कोण की रचना करनी है। ये न्यून कोण खींचना है ऐसे, और इस पे ये बड़ा वाला अंक जितना है 5 निशान हमको उस पर लगाने हैं बराबर दूरियों पे। तो फटाफट से ये निशान लगाना शुरू करते हैं। ये पहला हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा और यहाँ पे लास्ट वाला 5वां। और हमें यहाँ पे जो नया त्रिभुज बनाना है वो छोटा बनाना है। तो सबसे पहले बात तो हमको यहाँ पे इसको x लिख लेना है। ये B1 है, B2 है, B3 है, B4 है, B5 है। इस B5 को C से मिला देना है। B5 को C से मिल जाना चाहिए और ये मिल गया है। मिल जाने के बाद अब क्या करना है कि यहाँ पे जो भी कोण बना है उसी के बराबर यहाँ पे B4 पे हमें कोण बनाना है, क्योंकि हमको चौथे नंबर वाला पॉइंट दिखाई दे रहा है। इसी पर भी हमको एक समांतर रेखा खींचनी होगी। तो हमने बहुत छोटा छोटा बना लिया है। तो चलो भाई, ये तो गंदी बात है
क्योंकि हमें बड़ा खींचना चाहिए था ताकि बिल्कुल बेहतर काम हो सके, कोणों का मापन बेहतरीन रह सके। तो नाप लेते हैं, लग रहा है कि ठीक जा रहे हैं, और यहाँ पे रख करके ऐसे काट लेना है। काट लेने के बाद इसको मिला देना है, खींच देना है। इस बिंदु को लेना है और यहाँ पे इसे से मिला देना है। मिलाने के बाद ये जिस बिंदु पे मिलेगा वो होता है सी डैश। सी डैश पे अब इस कोण के बराबर हमको कोण खींचना है। तो ये हम लेते हैं इसको ऐसे, वहाँ पे भी सेम टू सेम ऐसे, फिर इसको नाप लेते हैं कि जितना बड़ा ये है, देख लेते हैं कितना बड़ा है। अरे हो जा भाई, हाँ लगभग ठीक ही चल रहा है। और यहाँ पे हम ऐसे मिला देते हैं। मिलाने के बाद लास्ट टचअप करना है, बस ये वाला पार्ट रह जाता है, इसको ऐसे मिला देना है और ये समांतर जा ही रही है लाइन। तो ये वाला पॉइंट जो हो जाएगा वो ए डैश हो जाता है और नया त्रिभुज हमारा बन करके तैयार हो चुका है। और अब कुछ भी नहीं करना है हमें, बस अब हम रचना के चरण लिखने वाले हैं। देखिए, तो आइए चलिए रचना के चरण देखते हैं। हमने यहाँ पे रचनाएं क्या क्या की। सबसे पहले BC बराबर 6.5 खींचा, ये वाला, और का रेखाखंड खींचा, ऐसा लिखा। फिर कोण ABC बराबर 60 अंश कोण की रचना की, ये लिखा। जो कोण बना था 60 अंश वो भी लिखा। बिंदु B से AB बराबर 5 सेंटीमीटर चाप खींचा। AB बराबर यहाँ पे 5 सेंटीमीटर चाप खींचा है। और फिर आगे C से A को मिला दिया, तो AC को मिलाया, अतः त्रिभुज ABC अभिष्ट त्रिभुज है, जिस त्रिभुज की हमें पहले रचना करने को कहा गया था। फिर BC के नीचे, यहाँ पे देखिए BC लाइन है, उसके नीचे BX एक न्यून, CBX एक न्यून कोण खींचा है। आप 60 अंश को खींच सकते हैं, कुछ भी खींच सकते हैं। BX पर 5 बिंदु B1, B2, B3, B4, B5 ऐसे इस प्रकार से दर्शाए कि यहाँ से यहाँ तक B1 बराबर B1, B2 बराबर B2, B3 बराबर B3, B4 बराबर B4, B5 हैं। ये सारी चीज़ें हमने लिखी। फिर B5 को C से मिलाया, B5 को C से मिलाया। B4 पर B5C के समांतर रेखा की रचना की, जो BC को C डैश पर मिलती है, वही सेम चीज़ लिखा। फिर C डैश पर AC के समांतर रेखा की रचना की, जो AB को A डैश पर मिलती है। C डैश पर AC के समांतर रेखा की रचना की, जो AB को यहाँ पे A डैश पर मिलती है। ठीक है, ये A डैश पर मिलती है। अतः त्रिभुज A डैश B C डैश अभिष्ट त्रिभुज है, जो जिसकी प्रत्येक भुजा त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 4/5 गुनी है। और इतना करने के बाद अब आ जाते हैं इसके सत्यापन की। सत्यापन करने के लिए हमें सत्यापन भी करना होगा, ठीक है, कि हमारा जो रचना है वो एकदम सही है। यहाँ से शुरुआत करते हैं कि यहाँ से कि आपका जो B4C है और B4C डैश और B5C ये दोनों समांतर हैं। समांतर होने की वजह से यहाँ पे अनुपात जो हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा कि BC डैश और अपॉन C डैश C का अनुपात यहाँ से यहाँ तक वाला जो होगा 4 होगा, ये C के बराबर 4 होगा। और ये 5 - 4 बराबर 1 होगा। तो 5 - 4 बराबर 4/1 प्राप्त हुआ है इनका अनुपात, ठीक है। ये 4 और ये 1 प्राप्त हुआ है। और इसी चीज़ को यहाँ पे लिखा है C डैश C अपॉन C डैश B, C डैश C अपॉन C डैश B, इधर वाला अनुपात 1/4 प्राप्त हुआ है। अब यहाँ पर नीचे क्या किया गया है, हमने इन भुजाओं का अनुपात निकाला है ताकि यहाँ से यहाँ तक आपका अनुपात जो है वो मिल जाए। तो शुरुआत यहाँ से की है, BC बटे BC डैश, इसका अनुपात BC बटे BC डैश निकालने की कोशिश की। जो BC है वो BC डैश और C डैश C के योगफल से बनी है, तो योगफल लिख दिया। और इसको दोनों हिस्सों में बांट दिया, दोनों के साथ रख दिया। इसके बटे इतना लिख दिया, ये कट के 1 हो जाएगा, इसके बराबर ये मिल जाएगा। और इसका मान हमने ऊपर 1/4 निकाला तो 4 लिख दिया। 4 × 9 4 = 5/4 हो गया। अगर इस चीज़ को लौट दिया जाए
तो बी सी डैश अपॉन बी सी बराबर 4/5 मिल जाएगा, जो 5/4 मिला था उसी का उल्टा रूप। अब हमने यहाँ पे इन भुजाओं का अनुपात यानी कि बी सी डैश बटे बी सी का मान निकाल दिया 4/5। अब इस दोनों त्रिभुज की अगर बात करें तो यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी सी डैश है, तो त्रिभुज ए डैश बी सी डैश तथा त्रिभुज ए बी सी में दोनों त्रिभुजों में क्या क्या चीज़ें बराबर हैं। इधर वाली कोण तो हमने रचना से बराबर की थी, उन दोनों कोणों का नाम लिख दिया है, ठीक है, समांतर होने की वजह से। साथ ही यहाँ वाला कोण जो है दोनों त्रिभुजों में है उभयनिष्ठ, उसी कोण का नाम लिखा है 2 बारी, और उभयनिष्ठ लिखा है ए समरूप सदस्य, दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। जब दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो इनकी भुजाओं का जो भी अनुपात होगा वो बराबर होगा, और एक भुजा का अनुपात हम पहले ही निकाल चुके हैं, तो इसी की वजह से सभी भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। सो दोस्तों, जो आखिरी प्रश्न आ जाता है हमारे पास वो ये है कि 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर ऐसी दो स्पर्श रेखाएं खींचे जो परस्पर 90 अंश के कोण पर झुकी हो। प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई नापिए, परिकलन से इसकी जांच कीजिए। तो सारे काम हम करने वाले हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो शुरुआत करेंगे अपने इस त्रिज्या वाले कोण को वृत्त को खींचने की। तो करने का तरीका बहुत सिंपल रहने वाला है। एक ऐसा ले लेते हैं निशान 4.5 वाला, देखिए भैया यहाँ पे देखिए 0 पे लगा दिया, 4.5 पे निशान लगा दिया, इतना सा काम पर्याप्त है। और यहाँ पे हमने सुई रख दी, यहाँ पे हमने पेंसिल रख दी और खींच डाला वृत्त को। ओके, हिला दिया और ये बन गया, ठीक। तो फिर अब एक व्यास की आवश्यकता है ताकि क्या है चीज़ों को बहुत आसानी से खींचा जा सके। तो एक व्यास बन गया, एक सेंटर हमको रखना था, सेंटर का नाम ओ रखना था, और व्यास का नाम अगर हम यहाँ पे ए सी रख देते हैं तो पर्याप्त रहता है, क्योंकि बी तो हम यहाँ पे खींचने वाले हैं। अब हमें एक 90 अंश के कोण की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें 90 अंश का कोण चाहिए होगा। जो स्पर्श रेखा 90 अंश के कोण पर झुकी हो, तो उसको झुकाने के लिए हमें यहाँ पे 90 अंश का कोण खींचना होगा, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे बनाते हैं, ये 90 अंश की रचना हो रही है। अरे भाई बन जाओ, तो ठीक है, तो लग तो रहा है भाई कि ठीक ही बना है। तो 90 अंश का कोण तो बन चुका है, ये बन करके तैयार हो गया। ये वृत्त को जहाँ पे मिलेगा वहाँ पे हम बी रख देंगे इसका नाम। और अब फिर से 90 अंश का कोण बनाने की ज़रूरत है। 90 अंश का कोण बनाएंगे यहाँ पे, ताकि क्योंकि जीवाएं त्रिज्या पर 90 अंश का कोण ही बनाती हैं। तो अब हमें 2 90 अंश के कोण और बनाने हैं। तो कॉपियों को घुमा घुमा के आप बनाना सीख लें तो ज़्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि यही सबसे बेस्ट तरीका है। क्योंकि आपकी कॉपी भी मूव हो सकती है, तो घुमाएं भाई, बिल्कुल घुमाएं और अच्छे से बनाएं चित्र को। तो 90 अंश का कोण बन करके तैयार हो गया। बी वाले बिंदु पर एक स्पर्शी हम यहाँ पे खींच ही चुके हैं। ये स्पर्श रेखा हमने खींच दी है, एक स्पर्श रेखा तो खींच गई है। दूसरे की बारी है, जो कि हम ए पे 90 अंश का कोण बनाने वाले हैं। और ये बहुत ज़्यादा हम काफ़ी घुमा रहे हैं, क्योंकि हद हो चुकी है भाई, इतना कौन काफ़ी घुमाता है, आप कैसे पहचान पाएंगे। एक तो रचना वैसे ही नहीं बनती है, दूसरा हम उस पर काफ़ी घुमा रहे हैं। ओ तेरे की, ठीक ही तो चल रहा है। ओके, नाइस वर्क। ओके, तो ये लेते हैं और ये रचना कर देते हैं। फिर से वापस कॉपी घुमाते हैं और नॉर्मल शेप में आते हैं। ये दोनों जहाँ पे काट रही हैं उसका नाम हम पी रख देते हैं, और यही अपनी स्पर्श रेखा हो जाएगी। इसकी लंबाई नापने कहा गया है, तो ये
अरे यार कितना जा रही है, कितना गंदा जा रही है। तो 4.6 हो रही है और यहाँ पे भी 4.6 या 7, नहीं 6 ही तो हो रही है, 4.6 या फिर 7, 4.7 के समथिंग नियर अबाउट जा रहा है। तो स्पर्श रेखा की लंबाई क्या हो रही है, स्पर्शी की जो लंबाई है वो हमारे लिए कैलकुलेट हो रही है 4.6 समथिंग, 6-7 या फिर 6-7 ऐसे ले सकते हैं या फिर 6-1 ले सकते हैं सेंटीमीटर, कुछ भी ऐसा कुछ हो रहा है कैलकुलेशन। तो पहले चलिए रचना के चरण देखते हैं। सबसे पहले बात, केंद्र O तथा त्रिज्या 7.5 सेंटीमीटर का वृत्त खींचा। उसके बाद क्या है, वृत्त का व्यास AC खींचा, केंद्र O पर कोण COB बराबर 90 अंश खींचा। यहाँ पे हमने 90 अंश खींचा था। फिर क्या किया था, त्रिज्याओं OA और OB के बिंदुओं A और B पर 90 अंश के समकोण खींचा जो एक दूसरे को जाकर के P पर मिलते हैं और P पर एक दूसरे को मिलते हैं और जो हमको तब PA तथा PB दिए गए वृत्त की 90 अंश पर झुकी अभीष्ट स्पर्शियां हैं। तो 90 अंश के कोण पर ये झुकी हुई जो है अभीष्ट स्पर्शियां हैं, कौन सी, ये दोनों हैं। और इनकी जो लंबाई हमने नापी थी वो क्या थी, ये 4.67 जा रही हैं, बट ये 4.5 ही रहने वाली हैं। भाई बात ये है कि जब हमने इसका परिकलन किया, गणना की, तो हमें कुछ पता चला कि ये तो भैया बराबर ही होने वाली हैं त्रिज्या के। कारण इसका ये है कि हमने क्या किया, OP को मिला दिया, ठीक है। अब हमको इसकी लंबाई तो पता नहीं थी, हमको ये पता था कि ये 4.5 हमने खींच के रखा है। तो जब इसको मिलाया तो दो त्रिभुज बने जो सर्वांगसम होते हैं। इसमें देखिए भैया ये वाली भुजा उभयनिष्ठ है, ये वाली भुजा बराबर है और इनके बीच में जो कोण बनेगा वो बराबर होने वाला है, ठीक है। तो बात ये है कि ये दोनों भी आपस में बराबर, तो कुल मिला के सर्वांगसम बनने वाला है। तो यहाँ पे ये दोनों कोण बराबर बढ़ जाते हैं। हमने यहाँ पे किया कि ये दोनों त्रिभुज दो त्रिभुज लिए, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम कह दिए, सर्वांगसम कहना था। और यहाँ वाले दोनों वाले कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे और इसका मान मिल गया। देखिए यहाँ पे पूरा 90 अंश बनेगा क्योंकि पूरा 180 रहता है, यहाँ से 90 हट गया, ये 90 बचा, 90 का आधा यहाँ पे 45 अंश हो गया। तो 45 अंश का कोण लिया। फिर हम इस त्रिभुज में OBP में आ गए और हमने कहा कि tan 45 बराबर यहाँ से लंब बटे आधार कर लेते हैं। तो हमने किया tan 45 बराबर लंब बटे आधार PB बटे OP और 45 का मान 1 हो गया। PB का मान तो पता नहीं था लेकिन OB का मान, इसका मान तो हमें पता था 4.5 आकर इधर गुणा कर दिया तो सेंटीमीटर में मिल गया। तो PB बराबर क्या मिल गया हमको, 4.5 सेंटीमीटर। यानी स्पर्शी की लंबाई जो है, ठीक है, स्पर्शी की जो लंबाई है वो क्या है, 4.5 सेंटीमीटर ही होगी। तो इस प्रकार से ये प्रश्न होता है यहाँ पे समाप्त। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और इसको थोड़ा सा और साफ सुथरा बनाइएगा, मैंने तो कुछ ज़्यादा ही गूंज दिया। और प्रश्न को हल करते वक्त आप पहले प्रश्न उतार लीजिएगा, उसके बाद इसको बना के रचना के चरण लिख लिया। स्पर्श की यहाँ पे स्पर्श की हमने लंबाई लिख दी थी, फिर परिकलन कर दिया। और यहाँ पे देखिए इसकी लंबाई जो भी आप लिख दें तो लिख कर तो पूरा तुरंत ना लिखें, पहले परिकलन कर लें तब जाके लंबाई को नाप कर लिख दें। लगभग में जाता है, गलतियां हो सकती हैं भाई, थोड़ी बहुत तो गलतियां होती ही रहती हैं, आपका हाथ है, कुछ भी हो सकता है। खैर बस बात को यहीं पे करते हैं ख़त्म, ये पूरा सेट होता है यहीं पे समाप्त।